हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल लक्ष्य एकेडमी वर्णन। फ्रेंड्स, हम सब केमिस्ट्री सीरीज़ हम लोग का चल रहा है और हमें प्रतिक्रियाएं भी कुछ मिल रही हैं। हमारा चैप्टर 4 था परमाणु संरचना, जिसका आज हम भाग 3 देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने परमाणु संरचना में कुछ प्रमुख शब्दावलियों को देखा था और पढ़ा था हमने। आज के लेक्चर में, जैसा कि हमने उसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के वितरण से संबंधित कुछ प्रमुख नियमों का अध्ययन हम करेंगे। तो आज हम कुछ नियमों के बारे में जानेंगे जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम सब आज ये पढ़ते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो वीडियो पूरा अंत तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें और अंत में अपनी प्रतिक्रिया देकर ही वीडियो को समाप्त करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और यदि आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनों के वितरण की आवश्यकता कहाँ होगी? तो जैसा कि हमने कहा, आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनों को आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है और प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक अलग अलग है। और परमाणु क्रमांक का आधार क्या है, किन संख्या के बेस पे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। उस तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो वही उसका परमाणु क्रमांक होगा, या उस तत्व के परमाणु में प्रोटॉन कितने हैं वही संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही परमाणु क्रमांक है। तो अगर आवर्त सारणी में किसी परमाणु को 10वें स्थान पे स्थान मिला है, यानी किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 10 है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 है, तो उसमें वितरण किस प्रकार से होगा, कैसी कक्षाएं होंगी, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑफ बाउ नियम के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से होता है। नियम, सिद्धांत नहीं। फ्रेंड्स, जो ये ऑफ बाउ थे, कहीं कहीं ऑफ बाहु भी लिखा होता है। ऑफ बाहु जर्मन रसायनज्ञ थे और इन्होंने इलेक्ट्रॉनों के वितरण से संबंधित एक नियम दिया था, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। फ्रेंड्स, इनके नियम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम पता होगा हमें कि किस कक्षा में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उसके बाद किस कक्षा में जाएंगे, उसके बाद किस कक्षा में जाएंगे। ये क्रम इस नियम के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो अभी हमने कक्ष कहा, अर्थात इलेक्ट्रॉन कुछ कक्षाओं में जाएंगे। जैसा कि हमने बताया था, कोई परमाणु है, ये उसका नाभिक है, ये कक्षाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसी कक्षाएं हैं और कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षाएं हैं क्रम से, और उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, इस नियम के माध्यम से हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जो कक्षाएं हैं S, P, D और F, ये 4 कक्षाएं हैं और इन्हीं चारों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम फिर कर जाते हैं। तो सबसे पहले S में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम जा सकते हैं? 2। तो X कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 2।
उसी प्रकार P कक्ष में 6 और D कक्ष में 10 तथा F कक्ष में 14। 2, 6, 10, 14 इनको याद रखना बहुत आसान है फ्रेंड्स, एक दो बार पढ़िए, खुद समझ में आ जाएगा। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, D कक्षा में 10 और F कक्षा में 14। कोई भी इलेक्ट्रॉन का वितरण हो, कितने भी अधिक परमाणु क्रमांक वाला तत्व हो, लेकिन अगर उसके इलेक्ट्रॉनों को वितरण होगा तो अगर वो S कक्षा में जा रहा है तो उसमें अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह P, D और F में SPDF 2, 6, 10, 14, तो ये याद रखना है। और आहवाओं के नियम को हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स उन्होंने एक चित्र प्रदर्शित किया, जैसे कि पहला कक्ष था S, तो हम थोड़ा चित्र बना लेते हैं। 1s, 2s, 3, 4, 5s, 6s और 7s। ये बनाने का तरीका भी है, हम बहुत इजीली बना सकते हैं और याद करने में भी सरलता होगी। कहीं भी एग्ज़ाम में अगर हम जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ना कहें, अगर हम इसको एक दो बार प्रयास करते हैं तो ये खुद भी खुद हमें बनने लगेगा, याद करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि किसी नॉर्मल परीक्षा में जब हम हल करने बैठ रहे हैं, घर में कोई प्रश्न हल कर रहे हैं, तो हमें खुद से एक बार ये टेबल बनाना चाहिए और क्रम से एक बार कौन सी कक्षा पहले आएगी फिर बाद वो एक बार रिवाइज ज़रूर करना चाहिए, ताकि परीक्षा में वो माइंड में सेट हुए रहे और जल्दी से हमसे बन जाए। तो ये S कक्षा में, यहाँ से फिर S के बाद P कक्षा थी और दूसरा 2P, 3P, 4P, 5P, 6P और 7P। इसी प्रकार तीसरी कक्षा थी D, तो 3D, 4D, 5D, 6D और 7D। और फिर F कक्षा थी 4F, 5F, 6F और 7F। तो ये कक्षा है फ्रेंड्स, यहाँ एक चित्र है, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो पहली कक्षा हुई 1s, इस कोश में जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से ये ऐसे लौट कर दोबारा यहाँ जाएगा, तो 2s, ये पुनः इस तरह से लौटेगा और यहाँ से इस तरह, तो 3s, 2p। ये पुनः यहाँ से इस तरह से लौटा और यहाँ से, तो 4s। फ्रेंड्स ये क्रम ही देखना है हमें, यहाँ से 1s क्या लौटा, फिर जब इसने क्रॉस किया तो 2s को किया, फिर यहाँ से लौटा, फिर इसने क्रॉस किया 3s, 2p को, और फिर यहाँ से इस तरह से लौटकर यहाँ इसने क्रॉस किया 4s, फिर 3p को। ये हमने यहाँ ब्लू पेन से करना चाहिए था। और अब ये पुनः एक बार लौटेगा और यहाँ से क्रॉस करता हुआ निकलेगा। अब किसको किसको क्रॉस किया इसने, 5s, 4p, 3d।
यहाँ से ये वापस आया और यहाँ क्रॉस करता हुआ निकलेगा, तो 6s 5p 4d। पुनः यहाँ से वापस आया बिना क्रॉस, ये हमने थोड़ा पास पास बना दिया था, अगर दूर करके करेंगे तो ये और क्लियरिटी आ जाएगी इसमें, इसके लिए सॉरी। यहाँ से वापस आया इस तरह, तो 7s 6p 5d 4f। और 4f। इस प्रकार हमारा क्रम चलता जाएगा। तो हम इतने ही उपकोष देखते हैं, जहाँ तक हमारी आवश्यकता होती है इतने कक्षाओं तक हम काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑफ-बाउ नियम का प्रचलित चित्र और इसके माध्यम से ये इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम हमें प्राप्त हुआ। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं फ्रेंड्स। ये चित्र आप बना लें और बनाने का सबसे अच्छी बात होगी कि आप ये तरीका ही देख लें, बहुत सरल है, और प्रैक्टिस करें 1 से 2 बार, 3 बार, 4, 10 बार भी करें, ताकि आपकी परीक्षा में आपको ये बनाना ना पड़े, ये क्रम आपको खुद ब खुद आपके मुंह से निकले, आपके हाथ आपके पेन लिखते चले जाएं, ऐसा हो। तो ये क्रम हमें मिला, ये ऑफ-बाउ नियम में था। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करेंगे, कैसे किस क्रम में होगा। तो ये चित्र हम मिटाते हैं, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें, या अपने हिसाब से समझने के लिए आप अपनी पढ़ाई के जो रणनीति के माध्यम से करते हो वो करें। एग्जाम्पल्स हम एक लेते हैं, सबसे छोटा। सबसे पहले लेते हैं पहला, आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में भी इस तत्व का कई बार हमने उपयोग किया था और बताया था कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो अगर इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा, हमने यहाँ देखा है कि यही क्रम होगा, ऑफ-बाउ नियम के अनुसार में देखा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। और फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था कि s p d और f 2 6 10 14, s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लेकिन यहाँ अभी इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, 1 ही है। तो यहाँ 1s1, बस इतना ही, इसके आगे क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है तो आगे हमें जाना ही नहीं है। अर्थात अगर ये कहें कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो होगा 1s1। उसी प्रकार नियॉन लेते हैं हम, नियॉन जिसका संकेत है Ne, इसका परमाणु क्रमांक होता है 10, अर्थात नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, और s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं फ्रेंड्स, 2। तो यहाँ 1s1 और सॉरी 2, तो 1s2, ये कॉमा हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी हमारे पास हैं, अर्थात अभी हम और आगे जा सकते हैं। तो 1s के बाद 2s, तो 2s, लेकिन s कक्ष ही है, s कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं अधिकतम, तो यहाँ भी कितने रखेंगे, 2। तो 1s2 2s2, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6। अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो हम और आगे जाएंगे 3s में, तो यहाँ लिखेंगे 3s, s कक्ष ही है, इसमें भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही। तो अब हो गए, अब हमारे पास कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। इस समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। s कक्षक में चाहे वो 1s हो, 2s हो, 6s हो या 7s हो, लेकिन उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, 2। अगर हमारे पास कम है
तो हम एक रख सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, बल्कि हम और आगे बढ़ेंगे, अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बढ़ाएंगे। अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और आगे की कक्षा में अगर जाते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे हम? 2p में। तो 2p, और p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं फ्रेंड्स? 6। यानी यहाँ हम 6 रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? केवल 4। ओनली 4 बचे हैं, तो 4 ही रखेंगे, क्योंकि तो 6 हमारे पास है नहीं। अब जितने इलेक्ट्रॉन नियॉन के पास थे वो खत्म, और ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के वितरण का सही क्रम। 1s2, 2s2, 3s2, 2p4, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताने वाला कौन है? ये। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आफबाउ नियम के अनुसार ये क्रम हम जानेंगे, और क्रम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉनों के वितरण का क्रम हम इस नियम के अनुसार जान सकते हैं। इसके कुछ अपवाद हैं, अर्थात आवर्त सारणी में ऐसे कुछ तत्व हैं जो इस नियम में जो ये क्रम हमें प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार उनके इलेक्ट्रॉनों का वितरण नहीं होता है। तो वो अपवाद कौन कौन से हैं? अपवाद है क्रोमियम, कॉपर और सिल्वर एक्सेट्रा। क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक 24, कॉपर जिसका परमाणु क्रमांक 29 और इसका 28। यहाँ परमाणु क्रमांक से हमें बहुत मतलब नहीं है, और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ सिल्वर का परमाणु क्रमांक थोड़ा मिस हो रहा है। क्रोमियम का 24, कॉपर का 29, तो यहाँ परमाणु क्रमांक से मतलब नहीं, हमें तत्व देखना है कि ये जो क्रोमियम, कॉपर और सिल्वर है, ये आफबाउ नियम के अनुसार इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण नहीं होता, ये अपवाद स्वरूप है। तो ये रहा आफबाउ नियम के बारे में। अब है दूसरा नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम ये नियम वुल्फ्गांग पाउली जी ने दिया था सन 1924 में। तो किसने दिया था? वुल्फ्गांग पाउली ने सन 1924 में। यहाँ इन्होंने अपवर्जन नियम दिया है। तो अपवर्जन का मतलब ही समझ लेते हैं। अपवर्जन का मतलब क्या होता है? तो अपवर्जन का मतलब है छोड़ना या अलग नियम लागू होना। अर्थात कुछ तत्व ऐसे होंगे जिनमें कुछ विशेष नियम की आवश्यकता होगी। वही नियम है, उन तत्वों के लिए नियम दिया गया है पाउली का
अपवर्जन नियम। इसके अनुसार इन्होंने कहा कोई भी दो समान फॉर्मियन एक साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे कि फॉर्मियन के अंतर्गत मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉनों की बात करें फ्रेंड्स, सामान्यतः हमने देखा है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन रखे जा रहे हैं एक साथ तो एक इस तरह रखा जाता है और दूसरा इस तरह। कहीं भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी उपकोष से भरे होते हैं हम देखते हैं तो इस तरह होते हैं, अर्थात एक साथ ये लोग नहीं हैं। अगर एक का चिन्ह ऊपर की ओर तो दूसरे का चिन्ह नीचे की ओर। इसका कारण यही है कि इस नियम के अनुसार कोई भी दो फॉर्मियन एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह नहीं रह सकते, इसलिए इनकी संख्या को इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन में भी यही होता है और यही है पाउली जी का अपवर्जन नियम। लेकिन सभी तत्व इस नियम का सभी तत्व नहीं कहेंगे, सभी चीजें, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये नाभिकीय इकाई घटक है, ये इसका इन नियम का पालन करते हैं, तो इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? फॉर्मियन। अर्थात पाउली जी के अपवर्जन नियम का पालन करने वाले घटकों को फॉर्मियन कहा जाता है, जिनमें मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आते हैं। और जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते, जो लोग मतलब जो इकाई घटक, उन्हें बोसान कहा जाता है। तो जो इकाइयां या घटक, जो नाभिकीय इकाइयां पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते उन्हें बोसान कहते हैं, और जो करते हैं उन्हें फॉर्मियन कहते हैं। तो बोसानों का एग्जाम्पल, अर्थात जो पालन नहीं करते उनका एग्जाम्पल है फोटॉन, ये सबसे अच्छा उदाहरण है बोसान का, ग्लूऑन, इत्यादि। तो ये पाउली के अपवर्जन नियम किन्होंने दिया? वुल्फगांग पाउली ने सन 1924 में अपवर्जन का नियम छोड़ना या अलग नियम लागू होना। और इस नियम में दो परिभाषाएं या दो मुख्य शब्द हमें प्राप्त होते हैं, फॉर्मियन और बोसान। वे इकाइयां जो पाउली जी के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं फॉर्मियन कहलाते हैं, जिनके प्रमुख उदाहरण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। और जो इनका पालन नहीं करते वो बोसान कहलाते हैं, इनका प्रमुख उदाहरण फोटॉन और ग्लूऑन है। तो ये पाउली जी का अपवर्जन नियम। एक नियम है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। फ्रेंड्स, हम सभी जीएस पढ़ रहे हैं, अर्थात जनरल साइंस। इसमें हमें बहुत विशेषज्ञता प्राप्त नहीं करनी है, इसलिए हम बहुत डीप नहीं पढ़ रहे। हमारे एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें जितना आना चाहिए, जितने तह तक हमें पता होना चाहिए, हम उतनी ही चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अगर हम विशेष रसायन विज्ञान से कोई विशेषज्ञता प्राप्त करना होता तो इनको बहुत डीप में पढ़ते और फिर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम सब पढ़ रहे हैं। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत
अनिश्चितता अर्थात कुछ अनिश्चित होने जैसी घटना होगी, अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो इन्होंने इस नियम को हाइजेनबर्ग ने दिया था सन 1927 में। तो उन्होंने क्या अनिश्चित होने का अर्थात पूरी श्योरिटी नहीं थी होने का, ऐसी कौन सी चीज बताई उन्होंने? तो उन्होंने कहा था कि किसी क्षण किसी सूक्ष्म कण मतलब किसी समय में, किसी खास समय, मान लीजिए किसी समय में किसी सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि तो उदासीन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही, उनके संवेग और स्थिति, इन दोनों का मान एक साथ ज्ञात करना अनिश्चित है। उन्होंने कहा था कि किसी समय में मतलब किसी एक समय में ही एक साथ किसी सूक्ष्म कण का अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का संवेग और स्थिति दोनों का मान ज्ञात कर ले, ये अनिश्चित है अर्थात निश्चित नहीं कि ऐसा किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने एकदम असंभव भी इस चीज को नहीं बताया। संवेग और स्थिति तो हमें पता है, पोजीशन, सिचुएशन, और संवेग किसी कण का अगर दिशा के अनुरूप गति का जो वेग है उसे ही संवेग कहते हैं। अर्थात जो चाल है हमारा, चाल दिशाहीन होता है, लेकिन वेग, हमारा जो वेग है वो दिशा पूर्वक होता है, तो एक निश्चित दिशा में क्या जाता है, संवेग में हो जाता है। संवेग का बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो एक निश्चित दिशा में चाल और उस कण के द्रव्यमान का गुणनफल है संवेग। इसी संवेग और स्थिति दोनों का एक साथ मान निकालना अनिश्चित है। ये किसने कहा था? हाइजेनबर्ग ने। और यही किस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा था? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यही उन्होंने बताया था। ये कब दिया गया था? सन 1927 में। तो हमें इसके बारे में इतना ही जानना आवश्यक है। एक नियम और है फ्रेंड्स, हुंड का नियम। वो भी इलेक्ट्रॉनों के वितरण से ही संबंधित है और सरल है वो भी। तो अगला देखते हैं हम, हुंड का नियम। तो अफबाऊ नियम में हमने देखा था कि कक्षों का क्रम क्या होगा इलेक्ट्रॉनों को भरने का, लेकिन इसमें, इस नियम में हुंड जी ने कहा कि अपने कक्ष के उपकक्षों में, जैसे कि कक्ष हमारी क्या थे? एस, पी, डी, एफ, लेकिन एस का भी उपकक्ष है, पी का उपकक्ष है, डी का उपकक्ष है और एफ का। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम? 2, 6, 10 और 14। और एक उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात यहाँ एक उपकक्ष होगा जिसमें इस तरह से हो गए इलेक्ट्रॉन 1 और 2। पी में 3 डिब्बे बनेंगे अर्थात 3 उपकक्ष बनेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसी प्रकार इस डी उपकक्ष में 10 उपकक्ष बनेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और यहाँ 14।
तो ये तो होगा, अगर कोई कक्ष है sp-df में तो s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए एक उपकक्ष बनेगा अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए p कक्षक है। अगर उसका उपकक्ष हुआ तो कितने उपकक्ष बनेंगे? 1 2 3। d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसमें कितने उपकक्ष बनेंगे? d कक्ष है और ये उसका उपकक्ष है, तो 1 2 3 4 5। और F में कितने होंगे? 7। तो हुंड जी ने कहा कि किसी भी कक्ष के उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन, जैसे कि ये सभी इलेक्ट्रॉन, ये जो हमने अभी इलेक्ट्रॉनों को रखा है ये युग्मित रूप से हैं, अर्थात अकेले नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन साथ में हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन अर्थात एक इलेक्ट्रॉन है, इसका युग्मन तब होगा जब हम यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो यही अर्थात उसके साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आएगा जब तक कि उस उपकक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं। जैसे कि P में कितने उपकक्ष हैं? 3, 1 2 3। तो हुंड जी के नियम के अनुसार अगर हमारे पास कोई ऐसा तत्व है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को भरने का नियम क्या होगा? पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, और जब तीनों में एक एक हो गए तब इनका युग्मन होगा 1 2। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, यहाँ के लिए नहीं है तो ये खाली रहेगा। तो हुंड जी के नियम के अनुसार किसी कक्ष के उपकक्षों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन या इलेक्ट्रॉन साथ तब तक नहीं आएंगे जब तक कि सभी उपकक्षों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो ये उनका नियम था और उदाहरण हम देखते हैं अभी। छोटा उदाहरण लेते हैं, कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक है 6, अर्थात अभी अफबाओ नियम में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम क्या होगा? 1s तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे s कक्ष में, फिर 2s तो यहाँ भी s कक्ष है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, बचा हमारे पास कितना है? 2। इसके बाद भी 3s आता है और s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इस प्रकार हमारे सभी इलेक्ट्रॉन खपत हो गए। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 3s2। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो हुंड जी के नियम के अनुसार क्रम है वो कैसे होगा? तो इसका एक उपकक्ष बनेगा, इसका एक बनेगा, क्योंकि s कक्ष में एक ही उपकक्ष बनता है, और इसका बनेगा। तो एक ही उपकक्ष है तो एक, और एक उपकक्ष की बात थी कि एक उपकक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तब दोबारा युग्मन होगा। तो इसमें तो एक ही उपकक्ष है तो इसका युग्मन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी 2 है तो 1 2 1 2। दूसरा एग्जाम्पल लें हम नियॉन का, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 3s2 2p4। ये अभी हमने किया था पिछले एग्जाम्पल में अफबाओ नियम में, पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहले क्रम में, दूसरे क्रम में 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि s कक्ष था, इसमें भी 2 ही क्योंकि s कक्ष ही है। यहाँ जो कि p कक्ष है इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन बचे हमारे पास 4 ही हैं तो 4 रखा गया। इसका उदाहरण देखें तो s में एक उपकक्ष बनेगा, इसमें भी एक उपकक्ष ही बनेगा, इस s में भी एक उपकक्ष बनेगा। फ्रेंड्स यहाँ हम कॉमा देख रहे हैं, ये क्रम इनके अनुसार ही बन रहा है, ये यहाँ तक अलग,
ये अलग उपकक्ष है और ये अलग, और P के लिए कितने उपकक्ष बनेंगे? 3। तो प्रत्येक उपकक्ष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन ना भरे जा सके। तो यहाँ एक उपकक्ष ही है तो एक भरे और फिर युग्मन। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2, इसमें भी 2 है तो 1 2। अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है अर्थात 1 2 3 4, तो पहले एक एक भरे जाएंगे। इसमें 3 उपकक्ष है ना, 1 2 3, तो 1 2 3, और जब तीनों में एक एक हो गए तब इसका युग्मन होगा 4। अब हमारे पास 4 ही थे तो 4 ही करेंगे। अगर 5 होता तो यहाँ करते, 6 होता तो यहाँ करते, अगर नहीं है तो खाली रहेंगे। ये है हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अफबाउ नियम में सिर्फ कक्षों में वितरण का क्रम हमें मिल रहा था, और जो हुंड जी का नियम है वो उपकक्षों का नियम है। तो अफबाउ नियम कक्षकों के लिए और हुंड का नियम उपकक्षों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज ये इलेक्ट्रॉनों के वितरण के नियम के बारे में हमने पढ़ा। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। धन्यवाद।